दोस्तों, मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र अपने यूट्यूब चैनल भारतीय व्यवस्था और खटिक समाज के तहत आपसे मैं बात करना चाह रहा हूं कि आज जो परिस्थिति है इंडिया और इंडिया के बीच, उसमें हमारा खटिक समाज कहाँ है और वो क्या चाहता है। आप समझ ही गए हों कि मैंने इंडिया और इंडिया के बीच की बात की है, तो कुछ पॉइंट इस पर बात करने के बाद फिर मैं अपनी बात रखूं। पहला पॉइंट ये है कि इसमें एक इंडिया वह है जो कांग्रेस के साथ नया लोकतांत्रिक गठबंधन है, और दूसरा इंडिया वह है जिसे भारतीय संविधान में इंडिया दैट इज भारत कहा गया है। तीसरी पॉइंट है कि इसके बीच हजारों साल से अस्तित्व जमाए हमारा लगभग 8% वाला खटिक समाज है। भारत में आर्यों के आगमन से पहले से ही अपना जड़ जमाए हुए मौजूद है। चौथा पॉइंट है कि यह शिकारी, निडर, बहादुर जाति आर्यों से पूर्व राजा रहा है। ऐसा उसके बात, व्यवहार, चाल चलन, मेहमान नवाजी और शानो शौकत से लगता है। पांचवा पॉइंट, यह अलग बात है कि खटिक समाज का इतिहास स्पष्ट नहीं है, जबकि भर पासी का इतिहास उसके राजवंश के इतिहास मिल गया है। छठवां पॉइंट कि खटिक समाज के सैकड़ों गोत्र और हजारों सरनेम हैं, इसलिए बिखराव ज्यादा है। सातवां, खटिक समाज प्रायः काली पूजन करता है, जिसने आर्य देवी देवताओं के छक्के छुड़ा दिए। यही कारण है कि कालांतर में कुछ खटिक हिंदू देवी देवताओं को भी पूजने लगे। आठवां, यही वजह है कि ये समस्त कट्टरपंथियों के अगुआ बने हुए हैं और अपना व्यक्तिगत लाभ और सांप्रदायिकता के अगुआ दिखाई देते हैं। विडंबनाओं ने इन्हें सत्ता की बागडोर से दूर रखा है और आज भी यही हालत है। अगला पॉइंट है नवा, कि जबकि भारतीय मानसिकता शील, क्षमा, अहिंसा में है, परंतु विडंबना ये कि ये तीनों यहां से गायब है। 10वां पॉइंट, रही बात इंडिया अलायंस की, तो अभी तक यही लगता है कि चंद पढ़े लिखों के अलावा अधिकतर सांप्रदायिक ताकतों और सियासती लोगों के साथ हैं। 11वां पॉइंट, जब यह समाज उन्माद को ही जीता आ रहा है, तो स्वाभाविक है इसका झुकाव अभी भी उन्मादी ताकतों की ओर ही होगा। 12वां पॉइंट, जबकि भारत की 60% आम आवाम शांति और सुख से जीना चाहती है, सामाजिक पहचान रखती है और खटिक दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। अगला पॉइंट 13वां है कि सच तो यह भी है कि कांग्रेस ने खटिक समाज को सियासती पहचान सीएम के रूप में पहली बार दी, मगर उन्मादी ताकतों ने कन्नी कटा ली। अगला पॉइंट है कि अब खटिक समाज बताए कि वह क्या अभी भी उन्मादी वैचारिकता के साथ ही रहेगी या भारत में शांति, सद्भाव, भाईचारे के साथ ही सहिष्णु समाज व्यवस्था की स्थापना से लेकर संविधान बचाने की भूमिका अदा करेगी, या सांप्रदायिकता की संस्कृति संजोए खुद ही जल मरेगी। 15वां पॉइंट है कि मेरी बात कड़वी लगे तो क्षमा चाहूंगा समाज के लोगों से, मगर यह उन्मादी समाज जिसके साथ तुम्हारी गलबहियां हैं, एक दिन तुम्हें भी निगल तो नहीं जाएगा। इस पर खटिक समाज को व्यक्तिगत लाभ को दरकिनार कर सोचना ही पड़ेगा। तो ये हमारे कुछ पॉइंट रहे हैं, और इसमें देखा जाए कि आज की जो परिस्थिति है भारत में,
हमारा खटिक समाज जित वह अपना आकलन कर ले कि आज़ादी के बाद भारतीय लोकतंत्र में जितना वो विकास किया है, जितना वो आगे बढ़ा है, उसके बोलने की स्वतंत्रता बढ़ी है, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में आगे देखने को मिल रहा है। वह स्वतंत्र भारत में मुख्यमंत्री से लेकर के राज्यपाल और आज भी सांसद विधायक हमारे लोग हैं, और उनके बच्चों को आज भी, चाहे वो पिछड़ी जात की सुविधा हो आरक्षण की या शेड्यूल कास्ट की सुविधा हो, वो हर जगह सुविधा ले रहा है। और भारतीय संविधान ने उसको हर तरह का मौका दिया है, आपकी महिलाओं को दिया है, आपके बच्चों को दिया है, आपको दिया है। यह एकमात्र भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बड़ी देन है। और वो पहले शख्सियत थे जिन्होंने 1931 में जाति आधारित गणना करके वह निश्चित किया कि किनको आरक्षण दिया जाना चाहिए, किसको नहीं दिया जाना चाहिए। और आरक्षण का जो आधार है वह सामाजिक और शैक्षणिक है, आर्थिक तो है ही नहीं। आर्थिक रूप से कुछ देने की बात संविधान में कहीं है जिसको राज्य व्यवस्था देख सकती है, लेकिन जो आरक्षण का मिला हुआ है वह आपको शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर है। सामाजिक आधार पे आपकी पहचान क्या है और शैक्षणिक आधार पर आपकी स्थिति क्या है, आर्थिक कहीं दूर दूर तक नहीं है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि सब कुछ के बावजूद हमारा खटिक समाज कमाने और आर्थिक रूप से संपन्न होने की स्थिति की तरफ ज़्यादा है। कभी उसको सोचना भी चाहिए। आजकल पढ़े लिखे समाज के लोग जो हमारे समाज से संबंधित हैं, चाहे वो अगड़े वर्ग में हैं, चाहे पिछड़े में हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति में हैं, वो सोच तो रहे हैं, और जो सोच रहे हैं वो सांप्रदायिक सोच के साथ प्राय नहीं है। और जो सांप्रदायिक सोच के साथ हैं वो सिर्फ बाबा साहब की बात करते हैं और समाज में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, उनका मत लेने के लिए और संगठन के लिए ही बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। लेकिन उनका कार्यशैली और कर्म दोनों अलग अलग है, और जिसका ये दोनों अलग है वह आपको कितना लाभ दे सकता है आपको सोचने की जरूरत है। अगर आप इस पर नहीं सोच पा रहे हैं तो सिवाय आपको नुकसान है। अभी आपने हाल ही में जिस सांप्रदायिक दल के साथ हमारा खटिक समाज जुड़ा हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, और मैं समझता हूं कि अभी भी 50% लोग ऐसे हैं जो ऐसे ही ताकतों के मुरीद हैं। और यह देखें कि जिस तरह का अभी चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ है, दुर्भाग्य से वो भी हमारे भाई ही हैं, मनोज सोनकर जी, लेकिन जो तरीका इलेक्शन कमीशन में जो चुनाव और इनके जीतने की व्यवस्था रही वह अति घृणित है। इसलिए मैंने इस पर मनोज जी पर के लिए बहुत सारी बातें आई, मैं इस पर बिल्कुल चुप हूं, क्योंकि तरीका सही नहीं। जो लोकतंत्र का, जो भारतीय संविधान, जो भारतीय न्याय व्यवस्था की स्थितियां हैं वह जिस तरीके से संकुचित होती जा रही हैं वह बेहद चिंतनीय है। और इसका दुष्परिणाम आज नहीं तो कल हमारे समाज पर भी पड़ेगा। हमारा समाज सोचे कि क्या वह वास्तव में आज से 100 साल पहले जाना चाहता है। वह कभी सोचे कि मुगल शासन में जो करीब 12वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी यानी 300-400 साल रहा है, उसमें उसकी क्या हालात रही है, उसके पुरखों की क्या हालत रही। अंग्रेज शासन में स्वाभाविक है कि अंग्रेजों ने कुछ मानवता दिखलाई जिसमें नीचे की जातियां, हाशिए की जातियों को का भी लाभ मिला। और उसके पहले जितने भी हिंदू शासक के नाम पर बात की जाती है 12वीं शताब्दी के पहले, वो ढूंढ कर देखें
कि खटिक समाज के लोगों की हालात क्या थी, और जिसे हम जहां राजभर या पासी इस हालात पर हमें जोड़ता है कि हमारी उनकी कुछ समानताएं, उसमें हमारी क्या हालात रही। कभी आप ढूंढिए, चाहे वो बिजली पासी हो, चाहे अन्य लोग रहे हों, और लगभग 9वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक, या उसके बाद भी, और भी उसके पहले भी कुछ रहे हैं इस समाज से, जो राजवंश से हैं, वो कभी ढूंढें कि खटिक समाज वहां कहां है। निश्चित ही ये लड़ाकू जातियां हैं, सैनिक रहे, अगुआ रहे होंगे, साथ दिए, और वैचारिक समानता की वजह से सहयोग किए, लेकिन वो कहां हैं, उनके पुरखे कहां हैं। और मैं तो बार बार कहता हूं कि इन लोगों से मेरा कोई जातीय संबंध, वैचारिक और व्यवहारिक और व्यापारिक संबंध के अलावा और कहां संबंध जुड़ता है। और ये लोग जबरदस्ती, राजभर हो या पासी समाज हो, खटिक समाज को अपनी उपजाति ही मानता है। जबकि मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया है, इसके सैकड़ों गोत्र हैं और हजारों सरनेम, जो अपने आप में एक विस्तृत समाज है। आज भी अगर पूरे भारत में गणना की जाएगी तो खटिक समाज की जो जनसंख्या है वह पासी समाज और राजभर समाज से ज्यादा है। जो ज्यादा है तो हम उपजाति हो गए। फिलहाल ये बहस का विषय अलग है, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं चाहता हूं कि ये राजभर, पासी और खटिक अगर वैचारिक स्तर पर एक हो जाता है तो वह लोकतंत्र की में जो सुविधा मिली है उसका उपयोग करके वह पुनः फिर उच्च स्तर पर जा सकता है। मैंने ये भी बताया है पिछले वीडियो में कि खटिक समाज का जो रहन सहन है, जो उसकी व्यवस्था है, जो मेहमान नवाजी है, वह किसी राजा से कम नहीं है, न वो किसी से डरती है। वह सीधे अपने हक के लिए बिल्कुल मर मिटने वाली है। तो यह खुद बताता है कि इसका खटिक समाज का शासन तो रहा ही है। यह खोजने का विषय अभी तक मुझे कहीं एडजस्ट नहीं हो पाया है, और मैं इस पर लगा हुआ हूं। और इसका अस्तित्व तो मैंने बता दिया कि बहुत पहले से, त्रेता युग में भी था, द्वापर में भी था। तो और दूसरी चीज कि हम वहां संकुचित हो जाते हैं जब हमारे कुछ लोग, पढ़े लिखे शिक्षित लोग, जब अपने आप को ब्राह्मण या क्षत्रिय से जोड़ते हैं। मैं कहता हूं कि खटिक समाज का अस्तित्व इस वर्ण व्यवस्था के बंटवारे से बहुत पहले से। फिलहाल यह भी एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन हमारे समाज को आज की परिस्थिति देखते हुए मंथन करने की आवश्यकता है कि वह सांप्रदायिक ताकतों के साथ रहना चाहता है या लोकतंत्र को बचाना चाहता है, भारतीय संविधान को बचाना चाहता है। अगर इस पर वो ध्यान नहीं देता है, व्यक्तिगत लाभ को छोड़ करके, व्यक्तिगत लाभ को परे करना पड़ेगा यदि समाज को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरह की बात जो है हमें सोचना पड़ेगा, और इसी के साथ आप सोचें ठीक से। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी लोग को बहुत बहुत